जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITS सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसरो HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 22/5/2022 को, उसका जो हम लोग जो है कि पूरा टेक्निकल फिटर का जो है कि उसका हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम जो कि हालांकि 29 मार्च 2022 संडे को होने वाला था, बट कोविड की वजह से नहीं हो सका, और उसी का एग्ज़ाम जो है कि अब सेम डेट में इधर जो है कि 22/5/2022 को हुआ है। तो हम लोग जो है कि पूरा पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कि टेक्निकल क्वेश्चन जो है कि टोटल 60 क्वेश्चन आया था, उन सारे 60 क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट और उसको जो है कि सारे अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप लोग जो है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी नए चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किस प्रणाली में गो एंड नो गो मापी एक ही छोर पर होते हैं। इंग्लिश में क्या है, इन विच गेज गो एंड नो गो गेज कम इन द सेम एंड। तो कौन सा है जो कि गो एंड नो गो एक ही साइड में होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डबल एंडेड प्लग गेज, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव गेज या डेप्थ गेज। तो कौन सा होता है, वो होता है प्रोग्रेसिव गेज। तो प्रोग्रेसिव गेज जो है कि जिसका कि दोनों जो गो और नो गो एक ही साइड होता है। तो ये हम लोग कैसे जानेंगे कि गो और नो गो कैसे पहचानेंगे। ये होता है कुछ स्टेप से एक ही साइड में जो है कि यहाँ पे गो होता है और यहाँ पे नॉट गो होता है। तो जो गो वाला सिरा होता है वो थोड़ा लंबा बना होता है, और नो गो वाला सिरा थोड़ा छोटा बना होता है। और गो का जो सिरा है कि डाया उसका हल्का कम रहता है, और नो गो के जो है कि डाया थोड़ा सा बड़ा रहता है। जो है कि गो का काम है जॉब के अंदर अगर फिट हो रहा, हॉल के अंदर फिट हो रहा, तो ये हमारा हॉल जो है कि सही है, नो गो में फंस जाना चाहिए। अगर नो गो भी पार हो जा रहा है तो हमारा जॉब जो है कि हॉल ज़्यादा हो गया है, उसको ठीक करने की आवश्यकता होती है। हम ठीक है, इसका यही यूज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लगेज हो जाएगा। प्रोग्रेसिव गेज भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्लगेज भी उसी को कहते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है, वैश्विक सतह मापी पर निम्नलिखित में से कौन सा भाग डेटम एज के पास समानांतर रेखा बनाने में सहायक होता है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प टू ड्रॉ पैरेलल लाइन अलोंग ए डॉटम एज। तो कौन सा होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड पिन, बेस या रोकर आर्म। तो कौन सा होता है, इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है गाइड पिन। ठीक है, गाइड पिन में क्या है तो के बारे में बता दूं कि गेज जो है कि दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है नॉर्मल गेज और दूसरा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो जो है इसमें जो है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या है, इसमें जो वी आकार के ग्रुप कटा होता है, ताकि जो है कि सिलेंड्रिकल जॉब को ग्रुप जो है सिलेंड्रिकल जॉब को भी पर रखा जा सके। जो जॉब होता है ये सिलेंड्रिकल जॉब पे इस पर रखने में आसानी हो, और भी रखा जाता है, और साइज का माप भी लेते हैं। ये सब ताकि जॉब को जो है कि नापने में आसानी होता है और मार्किंग करने में भी आसानी होता है। अगर हम लोग मार्किंग करना है तो उसके लिए भी हम लोग इसको मार्किंग कर सकते हैं वी ब्लॉक के ऊपर रख के। ठीक है, ये इसका हम लोग का फ़ायदा है। इसमें फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसका आंसर हो जाएगा, गाइड पिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, थर्ड नंबर, निम्नलिखित थ्रेड के रूपों में से कौन सा रूप थ्रेड किए गए ऐसे भागों में प्रदान किया जाता है जहां संचरण के दौरान दाब थ्रेड के एक पार्श्व पर कार्य करता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड फॉर्म ए प्रोवाइडेड इन द थ्रेड पार्ट्स वेयर द प्रेशन एक्ट ऑन द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो इसका क्या ऑप्शन देख लेते हैं, बी थ्रेड, वर्क थ्रेड मतलब स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड या बटरेस थ्रेड। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बटरेस थ्रेड। अब कैसे इसका आंसर बटरेस थ्रेड होगा, तो होगा तो बटरेस थ्रेड कुछ इस प्रकार का होता है। एक जो है कि पूरा वर्टिकल में होता है एक लाइन, और ये जो है कि थोड़ा 45 डिग्री के एंगल में ये मुड़ा होता है। बटरेस थ्रेड कुछ इस प्रकार से बना होता है। और इसको जो है कि पता चलता है कि इसमें जो है कि प्रेशर एक ही फ्लैंक पर कार्य करता है। इसका जो प्रेशर है वो एक ही फ्लैंक पर कार्य करता है। और नकल थ्रेड का बात करें तो नकल थ्रेड का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग रेलवे कपलिंग में हम लोग नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बटरेस थ्रेड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन सा थ्रेड जो है कि ऐसे भागों को प्रदान किया जहाँ का संचालन दाब थ्रेड के पार्श्व पर कार्य करता है, ओके, तो वहाँ पे हो जाएगा बट्रेस थ्रेड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 2022, बट ये मार्च 2022 का पेपर नहीं है, ये सेम डेट 22/5/2022 का पेपर है। ये हमें किसी दोस्त लड़के ने भेजा जो कि एग्ज़ाम दिया था, तो मैं उसी को सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 4 नंबर में, फूलर्स किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? फूलर आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो फूलर का क्या यूज़ है? तो फूलर का यूज़ है नेकिंग एंड ग्रोविंग। नेकिंग एंड ग्रोविंग जो है इसका यूज़ है। अब इसका काम कैसे करता है? तो कुछ इस टाइप से, अगर मान लीजिए किसी भी जॉब को अगर हीट करके जो है कि उस पर फोर्जिंग किया जाता है और कुछ इस टाइप से अगर बनाया जाता है, तो उसमें जो है कि वो ग्रोविंग का वर्क हो जाएगा, यहाँ पे ग्रोविंग हो जाएगा। और नेकिंग जो है कि कैसे होता है? नोकिंग जो है कि शोल्डर टाइप का होता है। नेकिंग का अगर बात करें तो ये है कि शोल्डर के टाइप का होता है। तो जब फोर्जिंग करते हैं तब ऐसा ग्रुप जो है कि इस टाइप से ये ग्रुप बनता है, इस टाइप से ये ग्रुप बनता है। और तो फोर्जिंग करके ऐसा ग्रुप बनाया जाता है, और जिसको कि फुलर का प्रयोग करके हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें इसको हम लोग जो है कि नेकिंग एंड ग्रोविंग जो है फुलर्स का प्रयोग करके हम लोग इसे करते हैं। फुलर्स का प्रयोग में हम लोग किसे यूज करते हैं? तो अगर कुल मिलाकर हम पूछा जाए कि फुलर्स किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है, तो वह नेकिंग एंड ग्रोविंग के लिए कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, भरण की संभावित न्यूनतम दर डैश प्रदान करेंगे। द लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल गिव। तो भरण की संभावित न्यूनतम दर किसे प्रदान करेगी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पुअर सरफेस फिनिश, मीडियम सरफेस फिनिश, गुड सरफेस फिनिश या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुअर सरफेस फिनिश। तो ऐसा क्यों है कि जब हम फीड ज़्यादा देंगे तो वहाँ पे गुड सरफेस फिनिश बढ़ता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि हम लोग जो है कि लोएस्ट पॉसिबल ऑफ फीड जो है कि हम लोग कम दे रहे हैं, फीड जो है कि हम लोग कम दे रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा बनेगा? तो जब हम लोग फीड अगर कम देंगे तो वहाँ पे जो है कि उसका सरफेस जो है कि काफ़ी ख़राब बनेगा, और अगर फीड ज़्यादा देंगे तो वहाँ पे फिनिशिंग अच्छा आएगा। ठीक है, और आरपीएम पे भी डिपेंड करता है। ये लेथ से लिया गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस एग्ज़ाम का एक मैंने खासियत देखा है, पूरा पेपर को हमने देख चुका है, अब आप लोगों को जो है कि सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इन्होंने कवर किया है, हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन लिया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन था, ताकि आप लोग आगे की तैयारी को और आसान मजबूत कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है वो लोग अपना यहाँ से आंसर मिला लेंगे। ठीक है, तो नहीं देखता 6 नंबर क्या बोलता है, विद्युत संबंधी उपकरणों में तारक अथवा क्रॉस, तारक का स्टार बना हुआ है और क्रॉस का सिंबल है, वाले स्क्रू को कसने हैं तो उपयोग की जाने वाले पेचकस डैश होते हैं। तो किस प्रकार कलर के कैसा पेचकस होता है? बोला कि क्रॉस बना हुआ है और एक जो है कि स्टार बना हुआ है। तो कैसा पेचकस से ये होता है? तो ये फ्लिप साइड पेचकस में ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क में कार्य किया जाता है। ओके, तो इसके जो ऊपर में आप लोग जब भी देखिए जहाँ पे हम लोग फिंगर रखते हैं, जिसको कि बोलते हैं कि अर्थ देने का हम लोग काम कर रहे हैं, फिंगर रखते हैं, वहाँ पे या तो क्रॉस बना होगा या फिर स्टार मार्क बना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है कि फ्लिप्स पेचकस में, फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर में ऐसा होता है। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, वह प्रक्रिया जिसमें सतह को चिकना एवं समान किया जाता है डैश कहलाता है। तो कौन सा ऐसा जो है जो कि जिसको कि सतह का चिकना और समान किया जाता है, मतलब बोल रहा कि प्लेन कर रहा है और समान एक सीध में बना रहा है, मतलब जो प्रॉपर वर्क जो उसका साइजिंग है उस पर बना रहा है। इधर देख लेते हैं, द प्रोसेस इन विच सरफेस इज मेड स्मूथ एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म इज नोन एज। द प्रोसेस इज विच सरफेस इज मेड स्मूथ एंड यूनिफॉर्म इज नोन एज। तो क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, बफिंग, पॉलिशिंग, मेटल स्प्रिंग या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिशिंग। तो क्या बोल रहा है कि जब भी अगर किसी जॉब के ऊपर जो है कि चिकना, इसको जो कि फ्रेश सरफेस को एकदम चिकना कर देना है और साइज भी एकदम सही आना चाहिए, यानी कि समान साइज किया जाए। तो ऐसा कब होता है? जब जो उसके ऊपर पॉलिशिंग करते हैं, यानी कि पूरा वर्क करने के बाद उसके ऊपर पॉलिशिंग करते हैं ताकि उस पर चिकनाहट का गुण आ जाए। गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग जो भी बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए वो लोग भी जो कि क्वेश्चन देख के उसका आंसर बनाने का कोशिश करेंगे, और जो बच्चे लोग एग्ज़ाम दिए हैं
वो लोग इसका जो है कि अपने आंसर क्यू को मैच करेंगे, ताकि पता चले कि उन लोगों ने कितना आंसर स्कोर किया है। और जो भी जिनका स्कोर जितना होता है वो लोग अपने जो कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किनका स्कोर कितना हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डैश मशीन द्वारा सुराख किया जाता है। द फॉलोइंग इज मशीन ड्राई। एल्युमिनियम द्वारा, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, टाइटेनियम या उपरोक्त सभी। तो किस मशीन के द्वारा जो है कि सुराख तो यहाँ पूछ रहा है, सॉरी यहाँ सुराख में बोल दिया है कि बोल रहा है कि अगर हम लोग ड्रिल कर रहे हैं और कास्ट आयरन तो क्या किसमें जो है कि हम लोग ड्राई एयर का हम लोग मशीन में ड्राई एयर का वर्क करेंगे। ड्राई एयर का यूज़ करते हैं, किसमें करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते हैं कास्ट आयरन में। वह एल्युमिनियम में बात किए तो एल्युमिनियम में केरोसिन का यूज़ करेंगे, और जो है कि माइल्ड स्टील वगैरह में सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं हम। तो कास्ट आयरन में जो है कि एयर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोलता है, भारतीय मानकों के अनुसार असफल स्लिप प्रमापी के सेट में डैश होते हैं। यानी कि पूछा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्लिप गेज, इंडियन स्टैंडर्ड सेट में कितना स्लिप गेज होता है, तो 112 स्लिप गेज होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, लेथ की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। जो कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सटेंड बाय, तो लेथ की क्षमता किस में एक्सटेंड की जाती है। ऑप्शन ए बोल रहा है हॉर्स पावर एंड चक का व्यास, हॉर्स पावर एंड चक डायमीटर। दूसरा बोल रहा है दोलन और केंद्रों के बीच की दूरी, यानी स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। थर्ड बोल रहा है तल की लंबाई और तुर्क की गति, यानी बेड लेंथ एंड स्पिंडल स्पीड। फिर फोर्थ बोल रहा है टूल पोस्ट साइज एंड लेथ ट्रेवलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो लेथ की अगर कोई कभी पूछे कि लेथ की कैपेसिटी कैसे मापते हैं, तो वो जो है कि केंद्र से सेंटर की दूरी से स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, यानी कि सेंटर की दूरी से जो घूमने की शक्ति और सेंटर की दूरी से उसको जो हम लोग नापते हैं लेथ की कैपेसिटी को। चलिए देखते हैं 12 नंबर, जो कि वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए जो है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में ही करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो है कि क्वेश्चन जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मैं सॉल्व करा सकूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोलता है, कंपन के कारण नट के ढीले पड़ने को रोकने के लिए किस वाशर का उपयोग किया जाता है। तो नेम द वाशर विच इज यूज टू प्रोवाइडेड वाइब्रेशन लूजिंग ऑफ नट। तो प्लेन वाशर, मशीन वाशर या स्प्लिट वाशर या स्प्रिंग वाशर। तो कौन सा ऐसा जो बोल रहा है कि हमने एक जो है कि नट की लगाया, एक बोल्ट के ऊपर नट लगाया पर वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेट को रोकने के लिए किस प्रकार का वाशर का, कौन सा वाशर का हम लोग यूज करेंगे ताकि जो है कि वाइब्रेशन ना करे। तो उसमें किसका यूज करेंगे हम लोग स्प्रिंग वाशर का हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं। ओके, स्प्रिंग वाशर का हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक यहाँ मिसिंग हो गया है, 12 नंबर हमने पढ़ा है, इसके पहले जो है कि 11 और 10 नंबर जो है कि हमारा छूट गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो 10 नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या बोलता है, बीएसएफ थ्रेड का कौन कितना होता है, डैश होता है। तो बीएसएफ का पूरा नाम क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। वहीं अगर जो मीट्रिक थ्रेड की बात किया तो वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका बीएसएफ का फुल फॉर्म पूछेगा तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ओके, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर तक हो गया था। 30 नंबर हम लोग देखते हैं। 30 नंबर में क्या बोलता है, जिग एवं फिक्सर का उपयोग डैश के लिए करते हैं। द यूज़ ऑफ जिग एंड फिक्सचर। तो जिग एंड फिक्सर का यूज हम लोग कब करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। उत्पादन हेतु कम कुशल श्रमिकों के नियोजन में सहायक होता है, तो ये तो बात सही है। नेक्स्ट बोलता है यांत्रिकरण पूर्व कार्य जैसे अंकन, मापन इत्यादि को हटाता है। ये भी बात सही है कि जिग और फिक्सर जब हम लोग यूज करते हैं तो बार बार उसमें जो है हम लोगों को नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। मास प्रोडक्शन जहाँ करना होता है ताकि जल्द से जल्द कार्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो, वहाँ पे हम लोग जिग और फिक्सर का यूज करते हैं। व्यक्तियों द्वारा किए जाने कार्यों को घटा देता है, सही बात है। जो उसमें टाइम वर्क लगता है अनदर में, वो इसमें कम लगता है, क्योंकि इसमें बार बार नापने की जरूरत पड़ता नहीं, जिसकी वजह से कि टाइम कम लगता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में क्या बोलता है, 40 नंबर में बोलता है रेतन के दौरान
जॉब को वॉइस में पकड़ने की सही अवस्था वह है जब वेतन डैश स्तर पर हो। द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड द जॉब इन द वॉइस व्हेन फाइलिंग इज। तो कितने साइज में होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, आर्म लेवल, फिर एल्बो लेवल, आई लेवल या शोल्डर लेवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कोनी लेवल यानी कि कोनी स्तन एल्बो लेवल तक होगा। इसका जो साइज होना चाहिए, एक पूछ रहा है कि एक वर्कर जो है कि काम करना चाहता है, फाइलिंग कर रहा है या हेल्पिंग कर रहा है, तो उसके लिए जो है कि मिनिमम साइज कितनी होना चाहिए? तो 106 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। 106 सेंटीमीटर पे हम लोग जो है कि वॉइस को अगर फिक्स कर देंगे तो कोई भी काम करने में, हेक्सोइंग करने या फाइलिंग करने में हमने काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्कशॉप में जो है कि वही 106 सेंटीमीटर का हाइट पे इसे फिट किया जाता है। हम 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या बोलता है? प्रसामान्यकरण के दौरान घटक को डैश द्वारा शीतलित किया जाना चाहिए। विल नॉर्मलाइजिंग द कंपोनेंट शुड बी कॉल्ड बाय। तो किसके द्वारा जो है कि हम लोग जो है कि उसको सामान्य नॉर्मलाइजिंग करते समय जो है सामान्यकरण ताप पर स्थिर वायु का प्रयोग करके हम जो है कि जॉब को नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो इसमें जो है कि क्या पूछा? नॉर्मलाइजिंग द कंपोनेंट शुड बी कॉल्ड बाय। तो नॉर्मलाइजिंग किस कब करते हैं? तो सामान्य तापमान में स्थिर वायु का इन स्टिल एयर टू रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रख के जो है कि हम लोग किसी भी धातु को नॉर्मलाइजिंग करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है। हम लोग ऐसा करने का तो हम लोग डिपिंग इन वाटर में जो है कि डाल के उसको कर सकते हैं, फोर्स या एयर द्वारा भी कर सकते हैं, या कुंचिंग ऑयल तेल के अंदर डाल के भी उसे हम लोग ठंडा कर सकते हैं। बट इसमें जो है कि अशुद्धि रह जाती है, क्लियर नहीं हो पाता सही से, इसमें जो है कि मजबूती नहीं आती है, सही वर्क नहीं हो पाता है। तो वहीं अगर हम लोग जो है कि सामान्य टेम्परेचर पर जो रूम के अंदर अगर हम लोग रख देंगे, उसको जो है कि एक टेम्परेचर पे रख देंगे, तो उसमें जो है कि हमारे जो है कि नॉर्मलाइजिंग की क्रिया जो है कि आसानी से होता है। अगर इसको हम लोग देखा जाए तो सामान्य ताप पर जो कि स्थिर वायु का प्रयोग करके जॉब को नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग किससे कहते हैं? अगर जब क्वेश्चन हमसे पूछ दे कभी भी कि नॉर्मलाइजिंग किससे कहते हैं, तो उस समय इसका आंसर क्या होता है? स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए जो क्रिया किया जाता है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। अगर कोई भी पूछ दे कभी भी कि नॉर्मलाइजिंग किससे कहता है, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नॉर्मलाइजिंग किससे कहता है, फॉर्मूला अगर दे देगा तो फिर पूछेगा कि ये किसका फॉर्मूला है। तो ये हम लोग को यही याद रखना नॉर्मलाइजिंग का। स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए जो क्रिया किया जाता है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। ये तो हो गया नॉर्मलाइजिंग के बाद। अगर इसका टेम्परेचर जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाए, अगर हम लोग माइल्ड स्टील की टेम्परेचर की बात की जाए तो माइल्ड स्टील का कितना होता है? 815 डिग्री सेल्सियस से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस तक यह हमारा माइल्ड स्टील का होता है। वहीं अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करें, मीडियम कार्बन स्टील के तो वो हो जाएगा 760 डिग्री सेल्सियस से लेकर 815 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है कि टेम्परेचर मान होता है। वही हाई कार्बन स्टील की अगर बात की जाए तो वो होता है 760 डिग्री सेल्सियस से लेकर 780 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, ये जो है कि इसका एक टेम्परेचर हाइट होते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। तो इसका जो है 15 नंबर का आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें रूम के अंदर का टेम्परेचर जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दे तो जो नॉर्मलाइजिंग इज द बेस्ट वर्क, हाँ जो है कि वो बेस्ट वर्क हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है? ऊष्मा उपचार में ऊपरी क्रांतिक तापमान प्राप्त करने के पश्चात प्लेन कार्बन इस्पात का अचानक शीतलन डैश के लिए होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन हीट ट्रीटमेंट द सो डेड कूलिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील आफ्टर अटेंडिंग द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इज टू। तो कौन सा जो कि कठोरता बढ़ जाता है, तो इसके लिए क्या हो जाता है? इन ऑप्शन देख लेते हैं। इम्प्रूव मॉसिबिलिटी, इंक्रीज टफनेस, या फिर इंक्रीज द हार्डनेस एंड रिड्यूस द ब्रिटलनेस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्रीज द हार्डनेस। तो क्या है कि कठोरता बढ़ जाता है। जब कठोरता कब बढ़ता है? जब क्या बोल रहा है कि कठोरता कब बढ़ता है? जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कठोरता बढ़ जाता है। जब प्लेन कार्बन को अचानक ठंडा करते हैं तब जो है कि कठोरता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइन स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग जो है कि अचानक से किसी जॉब को, कोई एक जॉब है उसे जो है कि हम लोग अगर अचानक से ठंडा कर देंगे, या तो सोल्यूबल ऑयल में डाल देंगे या फिर कुंचिंग ऑयल में डाल के अगर इसे हम लोग जो कि ठंडा करेंगे तो उसमें जो है कि फाइन स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें जो कुछ इस टाइप से वाइब्रेट टाइप से रहेगा ताकि वो सर्कुलर जो है कि
सरफेस जो है कि क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए जो है कि रूम टेम्परेचर पे उसे रखा जाता है किसी को नॉर्मलाइज होने के लिए, और यहाँ पे कठोरता बढ़ जाता है तो उसको लिए जो है कि हम लोग फाइन स्ट्रक्चर के लिए नहीं मिलता है। फाइन स्ट्रक्चर देखने को कार्बन अचानक ठंडा करने से जो है कि फाइन स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या बोलता है, शीट धातु में बेलनाकार अथवा शंक्वाकार के कार्य में ट्रिमिंग हेतु डैश प्रकार की कतरनी का उपयोग किया जाता है। द टाइप ऑफ स्निप यूज फॉर टेम्परिंग ट्रिमिंग द टाइप्स ऑफ स्निप यूज फॉर ट्रिमिंग सिलेंड्रिकल और कॉनिकल वर्क इन शीट मेटल इज। तो शीट बोल रहा है कि शीट मेटल को जो है कि काटने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो लेवर शेयर का, बेंड शेयर का, कर्व कटिंग मशीन का या स्नेप का। तो हम लोग जो है कि किसी को भी बेलनाकार या शंक्वाकार जॉब है उसको अगर हम लोग को काटना हो तो वहाँ पे हम लोग बेंट स्निप का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी अगर बेलनाकार या शंक्वाकार जॉब हो, बेलनाकार हो, शंक्वाकार हो, वर्गाकार हो या फिर आयताकार हो, अगर ऐसा जॉब हो तो वहाँ पे हम लोग जो है कि बेंट स्निप के द्वारा हम लोग इसको कटिंग करते हैं। तो जो है कि स्निप दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो स्निप दो प्रकार के होते हैं, एक बेंट स्निप होता है, एक स्ट्रेट स्निप होता है। अगर स्ट्रेट स्निप की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है कि लंबी शीट धातु को काटा जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी अगर लंबा है, रॉड जैसा है, पतली सा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा, ये 6 मिलीमीटर तक के साइज को ही काट सकता है। अगर पतली है तो उसको काटने के लिए जो हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रेट स्निप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पतली धातु अगर कोई है, पतली प्लेट अगर है, उसके द्वारा जो है कि हम लोग इसको जो है कि बेंट या स्ट्रेट स्निप के द्वारा हम लोग इसे कटिंग कर सकते हैं। वहीं जो स्निप का अगर साइज लिया जाए कि स्निप का साइज जो हम लोग कैसे लेते हैं, तो टोटल लेंथ से हम लोग स्निप लेते हैं। जो कैंची का जो साइज होता है, जो कटिंग के लिए जो स्निप का यूज करते हैं, तो स्निप का जो साइज लिया जाता है वो पूरे लेंथ से उसे लिया जाता है, टिप से लेकर पूरे लास्ट तक लिया जाता है। तो ये जो है कि कुछ स्टैंडर्ड साइज में मिलते हैं, 150, 200, 300 और 400 mm तक के साइज में ये उपलब्ध होते हैं बाजार में। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेंट स्निप हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 के बाद आ गया 22, तो चलिए मैं आपको 18 ढूंढ के बताता हूँ। 18 नंबर में क्या बोलता है, ग्रेड 1 में सर्पल स्लिप प्रणामापी डैश में उपयोग किए जाते हैं। ग्रेड 1 स्लिप गेज आर यूज्ड इन। तो ग्रेड 1 जो स्लिप गेज का कब हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। वर्कशॉप बाय ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर जो है कि वर्कशॉप के अंदर ऑपरेटर वर्क करता है, इसका यूज करता है, या इंस्पेक्शन रूम में, या ए एंड बी मतलब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेड 1 स्लिप गेज है उसका यूज जो है कि इंस्पेक्शन रूम में किया जाता है, ये तो राइट आंसर है। अब इसके बारे में जान जाते हैं। स्लिप गेज जो कि भारतीय मानक के अनुसार 4 प्रकार का होता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 4 प्रकार का होता है। ये 4 साइज में मिलता है। फर्स्ट साइज की अगर बात करें तो पहला जो होता है 00, इसको ग्रेड वाइज बांटा जाता है हम। सेकेंड होता है 0, तीसरा होता है 1, चौथा होता है 2। इसको जो है कि भारतीय मानक के अनुसार 4 प्रकार बांटा। 00 को जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कैलिब्रेशन कहते हैं। ओके, कैलिब्रेशन कहते हैं। सिंगल 0 को रिफ्रेश कहते हैं। ये 1 को क्या बोलते हैं, तो 1 को इंस्पेक्शन कहते हैं, जो कि इंस्पेक्शन यहाँ पे पूछा है निरीक्षण के लिए। तो ये इंस्पेक्शन रूम में जो है कि ग्रेड 1 का यूज़ हम लोग करते हैं, और 2 का प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, तो 00 को कैलिब्रेशन में, फिर सिंगल 0 को जो यूज करते हैं रेफरेंस में हम लोग यूज करते हैं, 1 का हम लोग यूज करते हैं इंस्पेक्शन में, और 2 का वर्कशॉप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या बोलता है, यहाँ 19 में बोलता है अनुरक्षण में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल है, मेंटेनेंस कंटेनेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। तो कौन सा इसमें कार्य जो है कि अनुरक्षण में इसका यूज होता है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। घटकों का विस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, घटकों की मरम्मत, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, घटकों की सर्विस ऑफ कंपोनेंट, या उनमें से ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या बोलता है, मेंटेनेंस जो है कि फॉलोइंग द मेंटेनेंस एक्शन। तो कौन सा मेंटेनेंस के अधीन आता है, तो ये सारे जो है कि मेंटेनेंस के अधीन आते हैं। मेंटेनेंस भी कई प्रकार के, प्री मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, ऐसे करके जो है कि ये लोग मेंटेनेंस को वर्क किया जाता है। हम किसी भी मशीन को जो है कि उसको ठीक ठाक रखने के लिए जो है कि उसको मेंटेनेंस किया जाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट को कोई पार्ट अगर टूट गया तो उसको चेंज भी किया जाता है करने के लिए। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, कोई भी अगर कंपोनेंट टूट गया है तो उसको जो है कि रिपेयर किया जाता है। सर्विस ऑफ कंपोनेंट, घटकों जो है पूरा जॉब को भी हम लोग सर्विस करते हैं, ये जो है कि मेंटेनेंस के अधीन आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है,
आपको एक 2 मीटर लंबे वर्क पीस पर सपाट सतह वाले पदार्थ पर कार्य करना है। इस हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सी मशीन का चयन करेंगे। अगर हमें पूछे बोल रहा है कि एक लंबा सा जॉब है, 2 मीटर लंबे जो है कि वर्क पीस है और सपाट सतह पर है, तो इस जो है कि आपको इसमें काम करना है, तो उसमें कौन सी मशीन का उपयोग करेंगे। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। यू हैव टू मशीनिंग ए फ्लैट सरफेस ऑन ए वर्क पीस 2 मीटर इन लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स यू विल चूज फॉर दिस। तो किसके लिए जो है कि हम लोग जो लंबा अगर जॉब है, कोई 2 मीटर लंबा जॉब है, यानी कि 2000 मिलीमीटर हो गया, 2000 मिलीमीटर लंबा अगर जॉब है, तो उसके लिए हम लोग जो है कि किस मशीन का हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो है प्लेनिंग मशीन का। ये जो है हालांकि मशीनिस्ट पे का एग्जाम में ये पूछता है, ये मशीनिस्ट का पे के पढ़ने के लिए है, और फिटर भी थोड़ा बहुत पढ़ता है, बट बेसिकली इसको बेसिक फिटर पढ़ता है, और मशीन जो है इसको पूरी पढ़ता है। प्लेनिंग में छोटा वर्क करना है तो इसी का जो है कि दूसरा नाम प्लेनर होता है। प्लेनिंग छोटा हो गया, प्लेनर और भी बड़ा होता है, जो कि इसमें वर्क 2 मीटर और उससे भी बड़ा बड़े जॉब को उसमें हम लोग बांध के वर्क कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में क्या बोलता है, 21 नंबर में बोलता है जैनी कैलिपर डैश भी कहलाता है। मतलब जैनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, जैनी कैलिपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जैनी कैलिपर का दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर। जॉनी कैलिपर के जो कि कई सारे नाम हैं, जैसे कि एक हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है, ऑडलेक कैलिपर है, ठीक है। तो और ऑप्शन देखने को जरूरत नहीं, इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 21 हो गया है। अब जो है कि हम लोग 22 को ढूंढ के बनाते हैं हम। 22 नंबर में क्या बोला है हम, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कौन सा ऐसा ये जो ऑप्शन दिया है, इसके अनुसार जो है कि किसमें जो है कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, टूल स्टील, लो कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील। तो इसमें जो है कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जो है कि कास्ट आयरन में होती है। अगर वहीं हाई कार्बन स्टील की बात की जाए तो इसमें जो है कि 1.5% कार्बन होती है, और कास्ट आयरन में है कि 2.4% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। इसके लिए जो ऑप्शन जानबूझ के इसको दिया गया हाई कार्बन स्टील और कास्ट आयरन, ताकि सब लोग जो है कि हाई कार्बन स्टील मारे, बट जो है कि हाई कार्बन स्टील से भी ज़्यादा कास्ट आयरन में जो है कि इसमें कार्बन की मात्रा होती है। कास्ट आयरन जो है कि हार्ड, इसी वजह से जो है कि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो है हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या बोलता है, M10 × 1.5 चूड़ी के लिए टेपिंग प्रवेधन का आकार डैश है। मतलब साइज ऑफ टेपिंग ड्रिल फॉर M10 × 1.5 थ्रेड इज। तो 1.5 थ्रेड के लिए क्या करना पड़ता है, तो थ्रेड टेप ड्रिल साइज अगर निकालना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मेजर डायमीटर -2 × डेप्थ। ओके, इसका फॉर्मूला होता है टेप ड्रिल साइज का, ठीक है। टेप ड्रिल साइज का क्या होता है, मेजर डायमीटर -2 × डेप्थ। तो मेजर डायमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मेजर डायमीटर जो कि 10 mm दिया हुआ है, और माइनस जो है कि 2 × 0.0, तो डेप्थ कितना हो जाएगा, 0. यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो चलिए फिर से देखते हैं। टेप ड्रिल साइज का क्या होगा, टेप ड्रिल साइज का जो होता है फॉर्मूला, टेप ड्रिल साइज का मेजर डायमीटर -2 × डेप्थ। तो डेप्थ जो है कि यहाँ पे मेजर डायमीटर कितना दिया हुआ है, वो है 10 मिलीमीटर -2 × 0.0613 × पिच इसका हो जाएगा। तो 10 - 1 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0.6134 से, तो कितना हो जाएगा, 10 - 1.2268 आएगा, और इसको जब घटाइएगा तो 8.17 मिलीमीटर के लगभग आएगा। ओके, ये पूरा कंफर्म आंसर नहीं आएगा, 8.17 मिलीमीटर के आसपास आएगा। तो इसका जो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है कि 8.17 मिलीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्या बोलता है, स्पोर्ट फेसिंग डैश के लिए किया जाता है। स्पोर्ट फेसिंग इज डन टू। तो स्पोर्ट फेसिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, हम लोग जो है कि बोल्ट को स्थान देने के लिए हम लोग जो है कि स्पोर्ट फेसिंग का काम करते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन से, गिव फाइन फिनिश टू द ड्रिल होल। नेक्स्ट बोलता है डबर द माउंट ऑफ द ड्रिल्ड होल।
फिर इनलार्ज द एक्सटेंट एक्सरसाइज हॉल, फिर बोलता है मेक सरफेस फ्लैट ऑफ द फ्लैट सो दैट बोल्ट हेड कैन हैव प्रॉपर सेटिंग। तो प्रॉपर सेटिंग के लिए जो है कि हम लोग ड्रिल हॉल का इस्तेमाल करते हैं हम। ओके सॉरी, स्पोर्ट फेस का इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट फेस हम लोग किस किस मशीन पे कर सकते हैं, तो लेथ पे, बीटीवी पे और एचवी पे। बीटीवी बोले तो वर्टिकल टर्निंग बोरिंग, हॉरिजॉन्टल बोरिंग में हम लोग, और लेथ में जो है कि स्पोर्ट फेस हम लोग कर सकते हैं। होता है क्या है कि किसी भी कास्टिंग किया हुआ जॉब पे हॉल तो क्या हो रहा था, उसको अगर बोल्टिंग करना होता है तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए वहाँ पे जो है कि फेसिंग स्पोर्ट फेस टूल के द्वारा जो है कि फेसिंग कर लिया जाता है, तो वहाँ ताकि वहाँ पे जब भी बोल्ट को वहाँ रखा जाए ताकि टाइट किया जाए तो वो स्लिप ना करे, वो ग्रिप बना कर रखे। अगर वाशर को यूज़ करना पड़ सकती है तो वाशर भी उसमें आसानी से यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या बोल रहा है, स्थिर भार एवं परिवर्तित तापमान के कारण समय के संदर्भ में पदार्थ की अस्थायी विकृति डैश कहलाती है। तो स्थिर भार और परिवर्तन तापमान के कारण समय के संदर्भ में पदार्थ की स्थायी विकृति क्या कहलाती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिस्थापन यानी इलास्टिसिटी, फिर समदेशिकता, फिर है क्रीप, फिर है कठोरता हार्डनेस। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर भार पर जो पूछ रहा है, स्थिर भार पर परिवर्तन तापमान के कारण जो समय के संदर्भ में पदार्थ की विकृति की जाती है वो क्या कहलाती है, तो वो हम लोग का क्रीप कहलाती है। तो क्रीप का क्या होता है, जब धातु विकृति हो जाती है, तो जब धातु विकृत है तो उसे विरूपण हो जाता है। ओके, जब धातु विकृत हो जाता है और फैल जाता है तो उसे विरूपण कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने दूसरा तक ध्यान दे दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रीप। ठीक है, विरूपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विरूपण क्यों होता है, विरूपण का क्या है क्रीप का, जब धातु विकृत हो जाता है और फैल जाता है तो उसे विरूपण कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या बोलता है, यहाँ पे तो फिर 18 आ गया, 26 नंबर को बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर में क्या क्वेश्चन बोला है, चरमलता को बढ़ाना है, मतलब कि ये क्या बोलता है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज यूज इन इंक्रीज द टफनेस एंड टू रिड्यूस ब्रिटलनेस। तो यानी कि चिमड़ापन और भंगुरता को घटाने के लिए, चिमड़ापन को बढ़ाने और भंगुरता को घटाने के लिए उपयोग की जाने ऊष्मा उपचार प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो कि जिससे कि चिमड़ापन बढ़ता है और भंगुरता घटता है, तो वो होता है हम लोग का, ऑप्शन देख लेते हैं, एनिलिंग, केस हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग या टेम्परिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर टेम्परिंग होता है। अब जो कि टेम्परिंग के बारे में बात करें तो टेम्परिंग जो है कि चिमड़ापन को बढ़ाने और भंगुरता को कम करने के लिए किया जाता है, टेम्परिंग का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर जब बात करें हम लोग एनिलिंग की, हम लोग एनिलिंग की अगर बात करें तो एनिलिंग का क्या काम है, तो एनिलिंग में जो है कि धातु को सॉफ्ट बनाते हैं, तो मशीन जिसके कारण जो कि मशीनिंग करना आसान होता है। वहीं अगर हम लोग नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो नॉर्मलाइजिंग में जो है कि हम लोग फाइन, उसे हम लोग फाइन करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में जो है कि हम लोग उसे फाइन ग्रेन साइज बनाते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो है कि डक्टिलिटी को कम करते हैं और इंटरनल स्ट्रेंथ को रिलीफ करते हैं। ओके, अगर यही बात की जाए कि केस हार्डनिंग के, केस कठोरण की, तो वहाँ जो कि केस हार्डनिंग में जो है कि मेटल का कार्बन % जो है कि कम होता है, उसे हार्ड बनाने के लिए हम लोग वर्क करते हैं। ओके, तो इसका हम लोग क्या पूछा था, हम लोग क्वेश्चन हम लोग से पूछा था कि टफनेस और टफनेस को बढ़ाना है और ब्रिटलनेस को घटाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग टेम्परिंग का यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा हम 30 पीस बनाने के लिए 3 खरादी यानी खरादी टर्नर, यानी कि टर्नर के बारे में बोला, 3 इंसान है, 3 मैन है, ह्यूमन है, को 2 दिन लगते हैं। ऐसे 75 पीस 30 पीस को बनाने में 2 दिन लगते हैं, तो 75 पीस को बनाने में 75 पीस बनाने के लिए 5 टर्नर को कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो ये जो है कि 3 दिन है, 30 पीस को बनाने के लिए 3 टर्नर मिलेगा, 3 आदमी मिलकर 2 दिन का टाइम ले रहा है। 75 पीस को बनाने का टर्नर जो कि कितना समय लेगा। ओके, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। 3 टर्नर टेक 2 days टू प्रोड्यूस 30 पीसेस। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 5 टर्नर टू प्रोड्यूस 75
सच फिशेज। तो इसका जो है कि बहुत ही नॉर्मल जो कि एक ये फॉर्मूला होता है M1D1, देख लीजिएगा यहाँ पे फिर से M1D1 और T1 बाई वर्क 1 W1, तो यानी कि वर्कमैन 1। तो ये जो कि मैथ का फॉर्मूला जैसा ही है, जैसे मैथ में था ना MDH, जो हम लोग का मेन MDH फॉर्मूला हम लोग जैसे मैथ में पढ़ते हैं, वैसे इसमें जो है कि M1D1 T1 बाई वर्क W1, और वहीं बगल में इधर हो जाएगा बराबर M2D2 और T2 बाई W2। तो बस जो कि इसी फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो यहाँ पे क्या बोलता है 30 पे, तो M1 इक्वल टू हो जाएगा, M1 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 बाई वर्क जो है कि 3 पीस यानी कि 30 वर्क 1 हो जाएगा। वहीं बात करें M2 की, तो M2 जो है कि 5 हो जाएगा। D2 जो हम लोग को ज्ञात करना है कितना दिन में लगेगा, यहाँ पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, तो D2, और यहाँ पे जो है कि पीस जो है कि 75 है। बस इसको सॉल्व कर देना है। 3 दूनी के 6 25 30 यहाँ हो जाएगा, और 5 से 15 25 75, तो 5 दिया 15। तो D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2 इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। ओके, इसका जो ऑप्शन फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा M1 D1 T1, ओके, मैन डे टाइम बाय वर्क 1, ठीक है, जिसको कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं क्या MDH, मैन डे आवर, ठीक है। जस्ट सेम उसी का तीसरा क्या है कि फॉर्मूला इसमें भी लगता है और ये ऐसे बनता है। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों तक बढ़ाते रहेंगे। जो भी टेक्निकल फ्रेंड है आप लोगों का, जो भी टेक्निकल फ्रेंड लोग हैं जो ITI किया, डिप्लोमा या BTech वगैरह किया है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएगी ताकि उन लोग को भी जो कि हेल्प होगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए 28 नंबर में क्या बोलता है, अंतर परिवर्तन का सिद्धांत आमतौर पर डैश के लिए उपयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेबिलिटी इज नॉर्मली इम्प्लॉयड फॉर। तो क्या जो हो गया, ये पूछ रहा है कि इंटरचेबिलिटी के कौन जो है कि सिद्धांत, प्रिंसिपल 3 सिद्धांत होते हैं। वही हम लोग बात करें कि द प्रिंसिपल ऑफ ये जो अपरिवर्तनीय है मतलब इंटरचेबिलिटी का जो है कि 3 सिद्धांत होता है। ये जो है कि 3 सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका जो है कि ये 3 सिद्धांत होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपरिवर्तनीय सिद्धांत आमतौर पर फिजिक्स का क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा है। थोक उत्पादन, मास प्रोडक्शन, समान भागों के उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ, फिर से बोलता है आकार की निर्धारित सीमा वाले भाग। तो ऑल ऑफ दिस, तो यही तीनों इसका जो है कि इसका प्रिंसिपल है। मतलब कि हमारा थोक प्रोडक्शन करना, बहुत अधिक उत्पाद करना है, समान भागों का उत्पादन करना, बराबर जो है कि हम लोग को है उत्पाद करते रहना है, और निर्धारित सीमा पे हम लोग उत्पाद करना है। ओके, ये प्रोडक्शन कंपनी के हिसाब से लिया गया है। ये जो है कि साइकोलॉजिकल का जो है कि मेंटलिटी के लिए थ्योरी बेस्ड है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड ये क्वेश्चन है। सॉरी, थ्योरी बेस्ड नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर में देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित में से क्या परिपूर्ण फिनिशिंग प्रक्रिया में शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन आर इनकरेज्ड इन फिनिशिंग पर्पज। तो फिनिशिंग प्रक्रिया में कौन कौन सा जो है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलिशिंग एंड लेपिंग, हॉर्निंग एंड वेल्डिंग, कोटिंग एंड मिलिंग, फिर से है मॉडलिंग एंड प्लेटिंग। तो हम लोग जो कि फिनिशिंग यहाँ पे पूछ रहा है, फिनिशिंग प्रक्रिया में शामिल कौन सा होता है, तो पॉलिशिंग एंड लेपिंग। पॉलिशिंग एंड लेपिंग का जो प्रयोग हम लोग फिनिशिंग वर्क के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। आज जो है कि हम लोग फर्स्ट एक पार्ट को हम लोग 30 पार्ट को 30 नंबर क्वेश्चन तक देख लेते हैं, और सेकंड जो है कि 31 से लेकर 60 तक हम लोग इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, ताकि वीडियो जो है कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। तो मैं 30 क्वेश्चन तक आज रखता हूँ, और बाकी का जो है कि अगला दिन मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को इसका वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। 31 नंबर से लेकर 60 नंबर तक क्वेश्चन मेरे पास सारा उपलब्ध है, मैं उसको आपको सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं 30 नंबर। टाका लगाने, सोल्डरिंग में सोल्डरिंग लोहा का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। धातु को गलाना, फिर से धातु में शीतलित करना, टाके को गलाना, और फिर से है कोल द सोल्डर, टाके को शीतलित करना। तो इसका जो है कि ये बोल रहा है कि सोल्डर का यूज क्या है। तो सोल्डर का यूज जो है कि वो है मेल्ट द सोल्डर, यानी कि टाके को गलाना होता है। इसका जो है कि इसमें सोल्डर में जो है कि सोल्डर किसका बना होता है, तो टीन और लीड का
3 और लीड के सही 3 और लीड का मिला के जो है कि सोल्डर बनता है। सोल्डर जो है कि काम क्या है, उसका जो काम है कि टाका को पिघलाना होता है। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे 31 नंबर भी देख लेते हैं। समान उद्देश्य वाले प्रवर्धन ड्रिल का कर्तन कोण क्या होता है? व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल? तो जनरल पर्पस के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं? 118 डिग्री का हम लोग यूज करते हैं। वही जो है कि इसको हम लोग जो कि जॉब के अकॉर्डिंग टू जॉब हम लोग इसका जो है कि यूज करते हैं। ड्रिलिंग में जो है कि जनरल पर्पस के लिए अगर हम बात करें तो कटिंग एंगल को पॉइंट एंगल भी कहते हैं। यही अगर हम लोग जो है कि कटिंग एंगल जनरल कटिंग एंगल को ही हम लोग पॉइंट एंगल भी कहते हैं। और जो है कि जॉब जो कि हार्ड होगा तो उसमें जो कि पॉइंट एंगल जो है कि ज़्यादा होगा, अगर सॉफ्ट होगा तो उसमें पॉइंट एंगल कम होगा। चीजल एज एंगल अगर बात हम लोग करें तो चीजल एज एंगल जो है 55 डिग्री होता है। क्लियरेंस एंगल की बात करें तो क्लियरेंस एंगल जो है 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक होता है। और लिप एंगल की बात करें तो 59 डिग्री होता है। तो लिप एंगल का कैसे हम लोग करते हैं? कटिंग एंगल बाय 2। तो कटिंग एंगल हमारा कितना होता है? 118। तो 118 बाय 2 कर देंगे तो 59 डिग्री हो जाता है हमारा लिप एंगल। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है कि इसका नेक्स्ट वीडियो जो है कि नेक्स्ट अगला दिन है हम लोग मैं जो है कि इसको पब्लिश कर दूंगा। आप लोग जो है कि अगला दिन से देख सकते हैं।